देखिए, आज जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले बात आती है सेल की। ठीक है, सेल क्या चीज है? सेल क्या चीज होता है? सेल, हाँ, सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है या एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है या एनिमल। बेटा आप यहां से एनाटॉमी तक तो बहुत लापरवाही आप लोग किए हैं। एनाटॉमी कल देखे चैप्टर में लापरवाही किए हैं, 3-4 लोग हाथ उठा रहे थे। तो लापरवाही ना करिए, पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या बता रहे हैं, सुनिए। क्वेश्चन वही से आप लगाएंगे, लास्ट में वही से मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल करेंगे, थोड़ा कहीं शार्ट करेंगे, उसके लिए ना घबराइए। कुछ छूटेगा उस पर भी ना घबराइए, क्योंकि जाने के बाद किताब एक बार हम भी पलटते हैं, देखते हैं क्या चीज कहाँ छूटा हुआ है, वो ऐड हो जाता है। इसलिए घबराइएगा नहीं, आप पढ़िए खाली, ठीक है ना। देखिए, सेल जो होता है, सेल को कहा गया है ये बेसिक यूनिट है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। या कह सकते हैं सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब बात आती है स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है या फंक्शनल यूनिट क्यों है? बेटा बताओ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया, सेल को क्यों कहा गया? क्यों स्ट्रक्चरल है, क्यों फंक्शनल है? बताओ बेटा, नहीं मालूम? किसी को मालूम है क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं? सेल को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं या फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? हाँ, नहीं मालूम बेटा? हाँ हाँ बेटा बताओ बताओ। हाँ, वृद्धि नहीं मतलब है। हाँ हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। सेल कई सेल इकट्ठा होती, टिश्यू कई टिश्यू इकट्ठा होती तो ऑर्गन कई ऑर्गन इकट्ठा होते, ऑर्गन सिस्टम कई ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होते तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बॉडी, चाहे हम लोग हो गए चाहे पेड़ पौधे देख ले। बेटा इधर लिखना शुरू, इधर रुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए, नहीं तो हमेशा लिखेंगे नोट्स बनाएंगे, कोई मतलब नहीं है। यहां समझिए, जब समझा चुके लिखवाए तब लिखिए। चाहे हम लोग देख लीजिए चाहे पेड़ पौधे देख लीजिए, सब लोग किससे बने हैं? छोटे छोटे सेल से बने हैं। ठीक है, आप लोग का सेल कहाँ है? कहीं देखिए, दिखाई पड़ रहा? हाँ, दिखता है। इधर देखिए चमड़ी पे, ऐसे ऐसे करके ढेर सारी सेल दिखाई पड़ रही कि नहीं? छोटी छोटी देखिए, यहाँ छोटी छोटी सेल दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही है? छोटी छोटी सेल है, ठीक है ना। तो सेल बहुत सारी है। ऐसे प्लांट लीफ में आप देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखिए, लीफ में भी तो दिखाई पड़ती है। लीफ का आप उल्टा पार्ट करके देखिए तो उसमें भी छोटा छोटा इस तरह खाने खाने टाइप दिखाई पड़ता है, तो सेल दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरा, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्या चीज? किसी भी सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और सारे ऑर्गेनेल अलग अलग फंक्शन करते हैं, इसलिए सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो सेल क्या हो गया? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। सेल टर्म किसने दिया? ये सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। किसमें देखे थे? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ठीक है, ये टर्म सेल दिया तो किसमें देखे इन्होंने? सेल को कहां देखे ये? किसमें देखे? तेज बोलिए बेटा, तेज बोलिए, सही बता रही है, डरिए ना, एकदम सही बोल रही है। हाँ, कोई ट्री था, किसका ट्री था? ओक का। तो इन्होंने कार्क में देखा। किसमें देखा? कार्क में, कार्क में देखा। ठीक है ना, ओक का पेड़ था। किसका? ओक का। तो ओक से मतलब कार्क में देखे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने जो इनकी एक फेमस बुक थी, आपके एनसीईआरटी तो नहीं दे रहा, लेकिन एक बार कहीं पूछा गया था, इनकी एक फेमस बुक थी, उसमें इन्होंने सेल का सर्वप्रथम वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था। कौन सी बुक थी? माइक्रोग्राफिया। ठीक है ना। तो चलिए 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। देखिए,
सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Cell is a structural and functional unit of living organism. Cell firstly discovered by Robert Hooke. ठीक है, हाँ, अरे सनवन इतना कहाँ याद है, ठीक है ना। अगला चीज आइए, अगर हम सेल को देखें तो सेल जनरली दो प्रकार की होती है। सेल को देखें तो सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है प्लांट सेल और एक होता है क्या? एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, प्लांट सेल का एनिमल का थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल क्या होता है, कोई बताइए डिफरेंस। बहुत बेसिक चीज चल रहा है एकदम। हाँ, प्लांट सेल में क्या हो जाएगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। और प्लांट सेल में क्या होगा? बोलते नहीं, बोलते जल्दी नहीं बोलते, सब पढ़े 6th 7th 8th में, वहां का है एकदम बेसिक शुरू हो रहा है यहां से। हाँ, इसमें प्लास्टिड पा जाएंगे, या कह सकते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। और कोई अंतर? और कोई अंतर? हाँ, क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड, वो तो प्रेजेंट होंगे दोनों में। बहुत बेसिक चीज। अब देखिए, यही से थोड़ा सा एज डिफरेंस आया तो हल्का भी आप लोग घबराना शुरू हो गए, आंसर बताना ये बंद हो गए। और क्या अंतर है? हाँ, कहां पे? लार्ज वैक्यूल, यहां प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होता है लार्ज वैक्यूल? इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंटर में होता है। और यहां क्या होगा? वो भी सेंटर में नहीं होगा, सेंटर में यहां क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। चलिए, और कोई चीज? हाँ, सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रियोल कहिए। सेंट्रियोल प्लांट सेल में क्या होगा? और यहां क्या होगा? प्रेजेंट। और क्या होगा अंतर? हाँ, लाइसोसोम एब्सेंट, यहां प्रेजेंट। चलिए, और आ जाइए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये ऑटोट्रॉफिक होगा, और ये क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉफिक। इसमें ये चीज, ये और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, डिफरेंस नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, सेल और मेनली टू टाइप्स। Cell are mainly two types. Cell are mainly two types. सेंट्रियोल और लार्ज वैक्यूल आता है कहीं ना कहीं। बना लीजिए, ये बना लीजिए इस तरह। दिखाई पड़ रहा आपको? हाँ, हमें तो नहीं लग रहा दिखाई पड़ रहा।
सेल वॉल प्रेजेंट absent, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट absent, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, उसमें स्मॉल वैक्यूल, यहां सेंट्रियोल absent, वहां प्रेजेंट। ये ऑटोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक, नीचे वाला ऑटोट्रॉफिक, उधर हेट्रोट्रॉफिक। हो गया इतना, पीछे हो गया, जल्दी करिए। सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो यही है, और यही बेस है, हर जगह कनेक्ट हुआ है ये। अगर साइटोलॉजी नहीं आ रहा तो फिर और जगह जोड़ के आपको समस्या होगी। ये चैप्टर बेस होता है पूरे बायो में, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो। हो गया सबका? पीछे अब चलिए बाद में बगल से लिखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अब सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें भी देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस जरा बता दीजिए। ये भी एकदम बेसिक है, 6-7 दैट वाला है भी। चलिए प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस बताइए, हाथ उठाइए, जल्दी 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 बताइए। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होगा इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसमें क्या होगा? एब्सेंट। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट। और डिफरेंस अगला, हाँ, वेल डेवलप्ड। प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा। यहां क्या होगा? या कह सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहां क्या कह सकते हैं? चलिए और क्या डिफरेंस होगा? 70s राइबोसोम, बहुत अच्छा। यहां कितना होगा? 80s राइबोसोम। पढ़े तो हैं, सब आ रहा आप लोगों को। चलिए 70s 80s। और हाँ, इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन डायरेक्ट होगा। इसमें क्या होगा? इसमें कह सकते हैं मियासिस नहीं होगा, इसमें माइटोसिस मियासिस दोनों होगा। इसमें सेल डिवीजन जो होता है सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस या होता है। इसमें क्या होगा? मियासिस प्लस माइटोसिस दोनों होगा। या कह सकते हैं, यहां पे कह सकते हैं सबसे अच्छा मियासिस एब्सेंट, और मियासिस माइटोसिस दोनों होता है। चलिए और हाँ, सिंगल सेल, उसमें भी तो यूकैरियोट में भी कुछ सिंगल सेल है। और कुछ? हाँ, प्लाज्मिड भी हो गया। चलिए और कुछ? सेल वॉल में डिफरेंस है। यहां सेल वॉल में सेलुलोज एब्सेंट इन सेल वॉल, और यहां क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, यहां क्या होगा? प्रेजेंट। उतार लीजिए, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल, on the basis of cell, organism are two type.
ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप। Organism are two type. प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक अंडर उतार दीजिए। जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं पे आएगा। फिर जहां अंडरलाइन का है वो अंडरलाइन कर लिया करिए। अंडरलाइन मतलब भी इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, कोई जानता है? हाँ, क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन? क्रोमोसोम में तो होता है, लेकिन पाया जाता है। क्रोमोसोम में दो प्रकार की प्रोटीन होती है यूकैरियोट में, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। लेकिन वहां क्रोमोसोम वाला है, लेकिन ठीक कह रहा है, बहुत शुरुआत में ये बता रहे हैं सही। न्यूक्लियोसोम पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, वो भी उसमें है। न्यूक्लियोसोम में कोर डीएनए जो होता है उसी को बांधता है कौन? हिस्टोन। उतारिए, जल्दी उतारिए। हाँ, क्या चीज? हाँ, न्यूक्लियाइड, प्रोक्रोमोसोम। चलिए, हो गया पीछे, जल्दी करिए। बेटा जल्दी करो, छापने में भी आप लोग लेट करते हैं। हो गया, हो गया। चलिए अब अगला आ जाइए। अब एक आता है इसमें सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? स्लीडन और स्वान, उन्होंने दिया था। स्लीडन और स्वान ने सर्वप्रथम क्या दिया? सेल थ्योरी दिया, ठीक है ना। स्लीडन और स्वान ने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। इसमें बात आती है कि इसमें सेल थ्योरी जो थी उसमें प्लांट सेल थ्योरी भी था और एनिमल सेल थ्योरी। तो प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया, एनिमल सेल थ्योरी किसने दिया? हाथ उठाइए। प्लांट सेल थ्योरी और एनिमल सेल थ्योरी। सही है। जिनका नाम प्लांट क्या होता है, एनिमल से बड़ा होता है ना, जिसका नाम लंबा वही प्लांट सेल थ्योरी। ये क्या दिए? प्लांट सेल थ्योरी। कभी कभी यही पूछता है प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया। और स्वान क्या दिए? एनिमल सेल थ्योरी, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा जो सेल थ्योरी को नहीं मानता, उसके सेल थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? वायरस। क्यों नहीं अप्लाई होता इसके ऊपर? ये सेलुलर नेचर का होता है, ठीक है। सेल थ्योरी कहती क्या है? सेल थ्योरी क्या कहती क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं?
सेल से। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें सेल थ्योरी में? हाँ, किसी भी सेल की ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है, ठीक है ना। किसी भी सेल की ओरिजिन किससे हुई है? ऑल सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये टर्म एक साइंटिस्ट कहे थे जिसको बाद में सेल थ्योरी में जोड़ा गया था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रोडोल्फ विर्चो। आर विर्चो, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट है आर विर्चो। उन्होंने सेल थ्योरी में एक पॉइंट जोड़ा था, ऑल सेल थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ऐसे सेल थ्योरी तो बताया ही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सेल कहां से आया इसको वो नहीं बता पाए थे, स्लीडन और स्वान नहीं बता पाए। आगे चलकर आर विर्चो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने जोड़ा कि सारे जो सेल हैं वर्तमान में पहले से विद्यमान किसी सेल से वो आए। आज जो सेल है पहले से विद्यमान किसी सेल से वो आए। तो ये पूछा जाता है सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो सेल की ओरिजिन हुई है, ये थ्योरी किसने दिया? आर विर्चो। इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ऑमनीसेलुला ई सेलुला। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ दिया था, ऑमनीसेलुला ई सेलुला टर्म किसने दिया? रोडोल्फ विर्चो। तो चलिए लिखिए, रीडिंग करिए सेल थ्योरी, रीडिंग करिए सेल थ्योरी, बता रहा हूं सेल थ्योरी लिखिए। सेल थ्योरी, हाँ अब लिख रहा है, लिखिए सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय, सेल थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय सेल थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, प्लांट सेल थ्योरी, प्लांट सेल थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय, प्लांट सेल थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय स्लीडन। प्लांट सेल थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय स्लीडन। प्लांट सेल थ्योरी अंडरलाइन कर दीजिएगा, स्लीडन अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, एनिमल सेल थ्योरी, एनिमल सेल थ्योरी इज फर्स्टली गिवन बाय, एनिमल सेल थ्योरी इज फर्स्टली गिवन बाय स्वान। एनिमल सेल थ्योरी इज फर्स्टली गिवन बाय स्वान। अगला पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, according to cell theory, according to cell theory, number one लिखिए, all living organism, all living organism is made up of cell, all living organism is made up of cell, is made up of cell। अगला पॉइंट लिखिए नंबर 2, all cell is originated, all cell is originated from pre-existing cell, all cell is originated from pre-existing cell। This is also known as, this is also known as, या also called as, this is also called as omnicella e cella। अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो लिखा है, this is also called as omnicella e cella। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? omnicella e cella। This is also called as omnicella e cella।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, टर्म आमनी सल्लाह, टर्म आमनी सल्लाह is firstly given by रोडॉल्फ या आर विर्चो, रोडॉल्फ विर्चो। ठीक है ना, कितना समझ में आ रहा? यहां तक बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? पीछे समझ में आ रहा सबको? आ रहा बेटा कुछ समझ में? इधर अगला चीज आ जाइए। अगर साइज के आधार पे देखा जाए तो सेल कई प्रकार की होती हैं। साइज के आधार पे देखा जाए तो सेल कई प्रकार की होती है। सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी होती है? हाँ, लार्जेस्ट एनिमल सेल, हाँ एनिमल सेल, हाँ लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑस्ट्रिच एग सेल। और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, एनिमल सेल लार्जेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल, नर्व सेल, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन भी, नर्व सेल न्यूरॉन कह सकते हैं, हाँ नर्व सेल न्यूरॉन कह सकते हैं, एक है। चलिए ऐसे ही लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन होती है? हाँ रैमी फाइबर, सबसे लंबा जो होता है प्लांट में रैमी फाइबर होता है। तो चलिए लिख लिए, 2-3 पॉइंट खाली है, लिख लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा। तो लिखिए स्मॉलेस्ट सेल इज, स्मॉलेस्ट सेल इज, 2-3 पॉइंट खाली लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है और क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है माइक्रोप्लाज्मा में? सेल वॉल प्रेजेंट होती है या अब्सेंट होती है? अब्सेंट होती है। और इंपॉर्टेंट क्या है? कोई प्लांट डिजीज काज करता है ये, प्लांट डिजीज कौन सी काज करता है ये? विचेज ब्रूम, विचेज ब्रूम, विचेज ब्रूम। झाड़ू इसका लगता है, झाड़ू जैसा जो बीमारी काज करेगा वो लगता है बीमारी प्लांट जैसे झाड़ू जैसा हो जाता है, इसलिए कहा जाता है विचेज ब्रूम। ठीक है, चलिए अच्छा ये आ जाइए, थोड़ा थोड़ा ये सब जाने रहिए, हल्का सा इसे कहीं आ जाएगा। विचेज ब्रूम पहले पूछा जाता, हो सकता है कहीं रिपीट कर दे तो गड़बड़ा जाए। क्या कहां तक बताए थे? माइक्रोप्लाज्मा। अगला पॉइंट लिखिए, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। आगे करिए नर्व सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल। लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। फिर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, प्लांट फाइबर या रेमी फाइबर कर दीजिए, प्लांट फाइबर या रेमी फाइबर। हो गया लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। चलिए फिर ऐसे ही आता साइज के शेप के आधार पे, शेप के आधार पे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अगला आ जाइए शेप साइज के आधार पे। फिर अगला आइए आ जाइए इसमें सेल ऑर्गेनेल। हेडिंग डालिए सेल ऑर्गेनेल। किसी सेल के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, मेम्ब्रेन के प्रेजेंस और अब्सेंस, मेम्ब्रेन के आधार पे सेल ऑर्गेनेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रेजेंस और अब्सेंस मेम्ब्रेन के आधार पे सेल ऑर्गेनेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
एक होता है नॉन मेम्ब्रेनस और दूसरा क्या होता है? मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन एब्सेंट। और कौन सा है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रियम दो मेम्ब्रेन बना देंगे, अभी एक कहां, इतना गलत बताएंगे, इसीलिए कहा जाता है इसको ठोस पढ़े रहिए। और कौन सा होगा? अभी पढ़े हैं आप लोग, अभी जस्ट नाम लिए इसका, सेंट्रियोल। और कौन सा होगा? सीलिया। और कौन सा होगा? फ्लैजिला। और क्या होगा? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में क्या चीज आता है? साइटोस्केलेटन में क्या क्या चीज आता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और क्या जाएगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और जो बच गए वो किसमें आ जाएंगे? मेम्ब्रेनस। बना लीजिए, एक पॉइंट लिखिए, सेल ऑर्गेनेल लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, उसमें सेंट्रियोल और राइबोसोम जरूर याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल आर टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल आर टू टाइप्स। सेल ऑर्गेनेल आर टू टाइप। पहला लिखिए नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस या नेकेड टाइप, यानी CKED, इसको हम नेकेड भी कह सकते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। और नंबर 2 क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेनस। उतार लीजिए, मेम्ब्रेनस में देख लीजिए, लिख लीजिए चाहे यहां पे, नहीं तो गलत करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे, सब जो बचा वो सब इसी में आ जाएंगे। बस बना लीजिए, जो बचेगा इसको छोड़कर सब उसी में आएगा, जितना याद आ रहा हो आपको। हो गया? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। लास्ट में लिखा है साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। बेटा लिख नहीं रहे हो? उनका नकल ना करना, उन्हें सब आता है, बोलते नहीं है, खाली ये ना सोच रहे लिखते नहीं है। वो नीचे जब उतरते हैं तो वहां डिस्कस करने लगते हैं, सर जी ये वाला तो कैसे होगा, वो खाली यहां नहीं लिखते हैं। अच्छा, इस बार सबसे ज्यादा टेस्ट में नंबर कौन पाया था? कौन? हा? कौन? ये? वाह भाई, बधाई हो। अभी गायब हो गए थे क्या इतना दिन तक? फिर टेस्ट होने जा रहा है, कब है? नेक्स्ट वीक है शायद, तैयारी कर डाली। चलिए हो गया, उतर गया सबका। अब सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले जो एनसीईआरटी में आपको दे रहा है, शुरू किया किससे? सेल मेम्ब्रेन से।
आ जाइए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला नाम क्या है? प्लाज्मा लेमा। अगला नाम क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन। बहुत नाम है इसके, कुछ भी दे तो सब उसका मतलब क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन। बाहर क्या होता है और अंदर क्या होता है? इधर देखिए, इधर देखिए, अगर सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए, ठीक है ना, तो ये चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों पाया जाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों पाया जाता है। प्लांट सेल में जो होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर होता है। बेटा इधर इधर, ये बाद में भी रंगा जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लांट सेल में जो होगा सेल वॉल के अंदर पाया जाएगा, लेकिन एनिमल सेल में जो होगा सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए सेल मेम्ब्रेन बाहर पाया जाता है। इतना समझ में आ रहा? कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल में दोनों पाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये चीज और कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग मेम्ब्रेन है। कैसा है? लिविंग मेम्ब्रेन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट में भी पाया जाएगा, एनिमल में भी पाया जाएगा, सॉरी एनिमल में भी पाया जाएगा, फंजाई में भी पाया जाएगा, और किस में पाया जाएगा? बैक्टीरिया, सब जितने को देखे सब में पाया रहा, ठीक है ना। चलिए, अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें, इसके स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, तो स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई थी। स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई थी। रॉबर्टसन थ्योरी, डेलियन-डाउसन थ्योरी, सिंगर-निकोलसन थ्योरी, ठीक है। तो उसमें सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो आपके एनसीईआरटी में दे रही है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के लिए कौन सी थ्योरी है? सिंगर और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो इसके स्ट्रक्चर के लिए दी गई है, कौन सी है? सिंगर और निकोलसन थ्योरी। किसने दिया था? सिंगर ने। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम है उसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो पूछा जा सकता है, इधर बेटा इधर इधर, आप लोग लिखने में बच जाते हैं, मतलब हम भाग जा रहे छोड़ के। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी थी? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगर निकोलसन थ्योरी में फ्लूइड जो था वो क्या चीज था? फ्लूइड क्या था? लिपिड था। और मोज़ेक के रूप में क्या था? प्रोटीन। मोज़ेक होता क्या चीज है? मोज़ेक क्या चीज होता है? कितने लोग बताएंगे मोज़ेक क्या चीज है? मोज़ेक जानते हैं? हाँ, जिगजैग। कोई जिगजैग तो कहीं कोई कपड़े में पहना होगा इसे, जिगजैग। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। घरों में पहले क्या होता था? संगमरमर लगाया जाता था, फर्श में छोटे छोटे दाने लगते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था? कहते थे मोज़ेक लगा हुआ है, कई कलर के रहते थे, ठीक है ना। मोज़ेक मतलब कई कलर के। इसे इतना बड़ा है, सफेद पत्थर, काला पत्थर, पीला पत्थर, लाल पत्थर, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? मोज़ेक टाइप, ठीक है ना। कई चीज जब मिक्स हो जाए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा लिखिए तब आगे इसको आगे बढ़ाएं। पहले लिखिए सेल मेम्ब्रेन, हेडिंग डालिए।
देखिए, सेल मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। It is found in plant cell and animal cell. It is found in plant and animal cell both. It is found in plant and animal cell both. अगला पॉइंट लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मतलब क्या हुआ? हाथ गाइएगा, सेलेक्टिव परमेबल बोलिए। किसी चीज को जाने देना, सेलेक्टिव परमेबल। बता बेटा, घबराना एकदम नहीं चाहिए, गलत सही जो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। टीचर से एकदम कभी नहीं डरना चाहिए, सीखने हम आए यहाँ पे। बता बेटा, सेलेक्टिव परमेबल। हाँ, सारे सभी पदार्थों को अंदर आने नहीं देती, जो आवश्यक उसको आने देगी, जो नहीं आवश्यक उसको रोक देगी। सभी चीज को यहाँ आने नहीं देगी। हम यहाँ खड़े हैं तो हो सकता है कोई एसएससी का लड़का आ जाए तो क्या कहेंगे, बेटा ये क्लास नहीं है, आपका क्लास उधर है, ठीक है। सबके लिए परमेबल ये नहीं है, सिर्फ नीट के बच्चों के लिए परमेबल है यहाँ। तो सेलेक्टिव परमेबल समझ में आ गया कि सभी चीज को ये मेम्ब्रेन अंदर जाने नहीं देती है, सभी पदार्थों को अंदर, बाहर से अंदर नहीं जाने देगी, अंदर से बाहर नहीं जाने देगी, इसीलिए इसको क्या कहा था, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो पूछा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। अगला पॉइंट लिखिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें लिखिए, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, most accepted model for plasma membrane, most accepted model for plasma membrane is fluid mosaic model, is fluid mosaic model। most accepted model for plasma membrane is fluid mosaic मॉडल। अगला पॉइंट लिखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अंडरलाइन कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, दिस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अंडरलाइन, दिस मॉडल इज गिवन बाय, दिस मॉडल इज फर्स्टली गिवन बाय, दिस मॉडल इज फर्स्टली गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। दिस मॉडल इज फर्स्टली गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। फर्स्टली गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर निकोलसन भी अंडरलाइन कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल lipid is act as fluid, lipid is act as fluid, while protein is act as mosaic। या इन्होंने इस मॉडल में यह भी कहा था कि कोई समुद्र है, क्या है, कोई समुद्र है, वो किस चीज का बना हुआ है, लिपिड का, और उसमें आइसबर्ग हैं। आइसबर्ग मतलब, आइसबर्ग मतलब क्या हुआ, बर्फ के टुकड़े, वो क्या है, प्रोटीन, ठीक है, इसको भी कहे थे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, सेल मेम्ब्रेन। अगला पॉइंट लिखिए, सेल मेम्ब्रेन
is made up of cell membrane is made up of 3 substances, 3 सबस्टेंस का बना होता है, या हेडिंग डाल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेड अप ऑफ 3 सबस्टेंसेस। कौन कौन से सबस्टेंस होते हैं बताइए? फॉस्फो लिपिड हो गया। दूसरा क्या चीज पाया जाता है इसमें? दूसरा क्या चीज पाया जाता है? और तीसरा क्या चीज होता है? अरे भाई ये हाल है पूरे क्लास का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना है जरा बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना है? अरे ये हाल है। आप पढ़ लीजिए कॉपी पहले। हाँ बोलिए। अरे इतना डर काहे बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बेटा ये 3 चीज से मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीज होता है? हाँ सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? बेटा आप बता दीजिए। हाँ हाँ कौन बताएगा सबसे ज्यादा? पीछे बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फास्फोलिपिड नहीं कंफर्म। आप पीछे कार्बोहाइड्रेट, आप फास्फोलिपिड। सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 60% माना जाता है प्रोटीन होता है, 35 to 40% लिपिड होता है, 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन कहा था सबसे ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट? कोई इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा बताया था? चलिए लिख लीजिए। क्या लिखे हैं? मेड अप ऑफ 3 सबस्टेंस। नंबर 1 फास्फोलिपिड, आगे डैश करके 35%। अभी रुकिए। नंबर 2 प्रोटीन 60%। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट 5%। लेकिन ये जो कंपोनेंट होता है आर्गनेल डिफर करता है। ठीक है ना? ये जो कंपोनेंट होता है आर्गनेल डिफरेंट, लेकिन अक्सर 99 केस में प्रोटीन ज्यादा होता है, लिपिड कम होता है, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट, लेकिन परसेंटेज थोड़ा बहुत डिफर करता है। जैसे हम लोग में पाया जाता वो एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी में 52% होता है प्रोटीन, 40% होता है फास्फोलिपिड। ठीक है, तो एक पॉइंट वहां बढ़ा लीजिए, इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ नीट में। ठीक है, लिखिए इन ह्यूमन आरबीसी cell membrane contain protein 52%, लिपिड 40%। यहां भी देखिए ज्यादा हो गया प्रोटीन कि नहीं ज्यादा हो गया? लिपिड 40%। बस कार्बोहाइड्रेट का नाम नहीं लिया, इतने एनसीईआरटी में करके छोड़ दिया है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लीजिए। बना लीजिए तो
बना लीजिए। बना लीजिए। हाइड्रोफिलिक इंड, हाइड्रोफोबिक इंड, पेरिफेरल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। बन गया? जल्दी करिए, जल्दी करिए, देखिए बन गया आगे। अच्छा, बीच में ये क्या चीज बना दिए हैं? ये क्या चीज है? हाँ, देखिए उनको मालूम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बन गया पीछे। बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। 3-4 दिन में सब खींचना है, कैसे खींचेंगे? तेज करिए। हाँ, क्या चीज? इंग्लिश? अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं उतना हम मालूम है। चलिए अब इधर देखिए, इधर देखिए, आपको बताए जो बेटा, इधर देखिए, अब लिखिए ना।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मुख्य रूप से कितने चीज का बना होता है? 3 चीज का, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब बात आती है लिपिड, ठीक है, बात आती है किसकी? लिपिड। हम लिपिड को कह रहे हैं फास्फोलिपिड, बार बार कह रहे हैं फास्फोलिपिड। क्यों फास्फोलिपिड नाम दे रहे हैं? हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ, क्यों फास्फोलिपिड कह रहे हैं? क्योंकि फास्फोरस अटैच है किससे? लिपिड से, इसलिए कह रहे हैं उसको फास्फोलिपिड। जो फास्फोलिपिड होता है, ठीक है, या लिपिड जो होता है, ठीक, उसमें देखिए क्या होता है? 2 एंड होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है या पोलर नेचर होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। इतना मालूम हो गया? यहां कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज देखिए, इसमें प्रोटीन को देखें। प्रोटीन जो होता है वो कितने प्रकार? पंखा का वो नहीं चलता क्या? जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसमें 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। बेटा इधर अगर हम इसमें प्रोटीन देखें, लिपिड में तो कुछ नहीं डिटेल ज्यादा है, प्रोटीन में देखें, प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, एक एक्सट्रिंसिक जो बाहर है और एक इंट्रिंसिक जो अंदर है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, अंदर वाली प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टनल प्रोटीन। क्यों टनल प्रोटीन कहते हैं? क्योंकि जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इधर से इधर नहीं आ पाते हैं, वो किसकी सहायता से आते हैं? टनल प्रोटीन की सहायता से। किसकी सहायता से आएंगे? टनल प्रोटीन की सहायता से, ठीक है ना। और इसका काम हो गया मॉलिक्यूल को इधर से इधर लाना, जो इससे इसके थ्रू नहीं आ रहे हैं। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, इसका क्या काम है? पेरिफेरल प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर की होती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है। एंजाइमेटिक नेचर की कौन सी प्रोटीन होती है? कौन सी होती है? पेरिफेरल। ये एंजाइम के रूप में बिहेव करते हैं, ठीक है बेटा, लिखिएगा, आप सब लिखवाएंगे। अगला चीज देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये लिपिड लेयर पाया जाता है, ये फ्लूइडिटी प्रदान करता है। फ्लूइडिटी मतलब क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाया जा रहा है वो क्या करता है? फ्लूइडिटी प्रदान करता है। फ्लूइडिटी मतलब क्या हुआ? सॉफ्टनेस, लिक्विडिटी प्रदान करता है। और इसी में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? रिजिडिटी प्रदान करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? रिजिडिटी प्रदान करता है। फिर एनसीईआरटी में एक शब्द और दिया आपके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें लिपिड पार्ट जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या इसमें जो फ्लूइड पार्ट होता है वो कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड क्या होता है? हाँ, सेमी फ्लूइड, एकदम सही कह रहे। क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड, आधा ठोस आधा तरल। तो उससे क्या होता है? आधा ठोस आधा तरल से ये जो टनल प्रोटीन है ये आगे की तरफ मूव करती है। प्रोटीन जो होती है इंटरनल प्रोटीन होती है, क्वासी फ्लूइड नेचर के कार्य क्या करती है? लेटरल इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक शब्द दे रहा क्वासी फ्लूइड, ठीक है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। उससे क्या लाभ है? ये प्रोटीन जो इंटरनल प्रोटीन है इसके लेटरल मूवमेंट में सहायक होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो प्रोटीन के बारे में हो गया, लिपिड के बारे में हो गया, और इसमें आते हैं लास्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पाया था कि इनर सरफेस पे? हमेशा ध्यान रखिएगा आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का काम सेल रिकॉग्निशन करना। क्या काम है? सेल रिकॉग्निशन करना, एक सेल से दूसरे सेल को पहचानना, ठीक है। जैसे आप लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं ना, एनिमल फर्टिलाइजेशन में, उसमें क्या पढ़ते हैं? ये एग है और इधर क्या आता है? स्पर्म, ठीक है। तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन दोनों रिएक्ट करती हैं। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन दोनों रिएक्ट करती है, तब निषेचन होता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेल रिकॉग्निशन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। सेल रिकॉग्निशन का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया, क्या दिया है? फर्टिलाइजेशन, एनिमल फर्टिलाइजेशन। दूसरा एंटीबॉडी, एंटीजन, आप जानते हैं ना, हमारे ब्लड में एंटीजन पाया जा रहा है ना। एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो भी किसके का होता है? यही है, कार्बोहाइड्रेट के सेल रिकॉग्निशन के कारण, ठीक है ना। ये पहचानता है कौन सेल है, रिकॉग्नाइज कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट ही रिकॉग्नाइज करता है कि अगली सेल से हमें रिएक्ट करना है या नहीं करना है, इससे हमें फर्टिलाइजेशन करना है कि नहीं करना है, एग का स्पर्म से फ्यूजन होना है या नहीं होना है। रिकॉग्निशन का काम कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वही डिसाइड करता है सेल रिकॉग्निशन का। तो क्वेश्चन इसमें पूछा आता है सेल रिकॉग्निशन का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आया बेटा? अगर इतना आ रहा है तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे ले जाएंगे। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, कहां तक लिखे थे? हाँ? वो हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट कर लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली क्वासी फ्लूइड इन नेचर, लिखा है वो क्वासी फ्लूइड इन नेचर, क्वासी फ्लूइड इन नेचर, ब्रैकेट में कर लीजिए साल जेल नेचर, या क्या लिख सकते हैं और सरल क्या है? सेमी फ्लूइड, ब्रैकेट में कर सेमी फ्लूइड, सबसे अच्छा है वो सेमी फ्लूइड नेचर। It is helpful movement of internal protein towards lateral side। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 तरह का मूवमेंट होता है, यहां हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है? प्रोटीन का 3 तरह का मूवमेंट होता है, एक लेटरल, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है ना? तो सिर्फ आपके कोर्स में यहां दे रहा है लेटरल, लेटरल याद रखिए। लेटरल मूवमेंट किसके द्वारा होगा? क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण, ठीक है? अब रेडिंग डालिए, अगला पॉइंट एक पॉइंट और लिख लीजिए। इन फास्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक एंड present towards inner side, hydrophobic end present towards inner side, while hydrophilic end present towards outer side, while hydrophilic end present towards outer side, हाइड्रोफोबिक एंड प्रेजेंट टुवर्ड्स हाइड्रोफिलिक आउटर साइड, और हाइड्रोफोबिक कहां प्रेजेंट होगा? हाइड्रोफिलिक आउटर साइड है और हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ है, इनर साइड, ठीक है? अगला पॉइंट अब कर दीजिए प्रोटीन। इसमें लिखिए इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन इसमें लिखिए इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 type protein are found, 2 type protein are found, नंबर 1 इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो लिखा है नंबर 1 इंट्रिंसिक प्रोटीन, ORR टनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ORR टनल प्रोटीन। बेटा आज क्वेश्चन इस पे देंगे हम, क्वेश्चन लगाइएगा तभी आपकी मजबूती आएगी, यही से आप बायोलॉजी चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी एकदम पकड़ लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लगाइएगा, इस पे क्वेश्चन देंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन और टनल प्रोटीन। नंबर 2 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है? हेडिंग डालिए पहला इंट्रिंसिक प्रोटीन,
सच प्रोटीन, आप लोगों में क्वेश्चन एक पूछा जाता, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कभी नहीं पूछा गया होगा, क्यों? स्क्रम्बलेज फ्लिप फ्लॉप नहीं पूछा गया होगा। 3 मूवमेंट होता है, स्क्रम्बलेज, फ्लिप फ्लॉप और तीसरा यही है लेटरल वाला क्वासी फ्लूइड। ठीक है, चलिए क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? हेडिंग वाले इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसमें लिखिए सच प्रोटीन टेक्स पार्ट movement of substance from outer side towards inner side, from outer side towards inner side, from outer side towards inner side। टनल प्रोटीन क्या करेगा, यहां कोई सबस्टेंस है जो इसके थ्रू नहीं जा पा रहा है, तो यहां से क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, यही काम करता है, आउटर साइड टुवर्ड्स इनर साइड। दूसरा हेडिंग डालिए, हाँ, दूसरा करिए नंबर 2 कर दीजिए पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटेंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल या एक्सटेंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल या एक्सटेंसिक प्रोटीन। सच प्रोटीन प्रेजेंट on outer side or inner side, on outer or inner side of plasma membrane, on outer or inner side of plasma membrane, चाहे आउटर प्रेजेंट होगा चाहे इनर साइड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखिए अगला, एक्सटेंसिक प्रोटीन enzymatic in nature, अंडरलाइन करिएगा, एक्सटेंसिक और एंजाइमेटिक नेचर हो गया, एंजाइमेटिक इन नेचर। अगला हेडिंग करिए कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिखिए कार्बोहाइड्रेट generally found on outer surface of plasma membrane। आउटर सरफेस ध्यान रखिएगा, इनर नहीं कहें इसमें, on outer surface of plasma membrane, on outer surface of plasma membrane। अगला पॉइंट लिखिए, कार्बोहाइड्रेट when attached with protein, ये कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से अटैच है, देखिए तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। और यदि लिपिड से अटैच है तब क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड। लिखिए क्या लिखे हैं, when carbohydrate attached with protein, then known as glycoprotein, then known as glycoprotein। अगला पॉइंट लिखिए, when carbohydrate attached with lipid, then known as glycolipid।
attached with lipid, when carbohydrate attached with lipid known as glycolipid. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बोहाइड्रेट टेक्स पार्ट इन सेल रिकॉग्निशन, ये लिखा है, in cell recognition. Carbohydrate takes part in cell recognition. Best example of cell recognition. अगला पॉइंट, बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल रिकॉग्निशन. सेल रिकॉग्निशन अंडरलाइन करिएगा. बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल रिकॉग्निशन इज फर्टिलाइजेशन. इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अंडरलाइन करिएगा. एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ब्लड एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ब्लड एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन. अगला पॉइंट लिखिए, in plasma membrane, lipid layer, in plasma membrane lipid layer is responsible for fluidity. Lipid layer is responsible for fluidity. लिपिड लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लूइडिटी के, फ्लूइड से फ्लूइडिटी. लिपिड लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी. अगला पॉइंट लिखिए, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइन्यूट अमाउंट कोलेस्ट्रॉल आर फाउंड. इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइन्यूट अमाउंट कोलेस्ट्रॉल आर फाउंड. कोलेस्ट्रॉल आर फाउंड. बहुत थोड़ी सी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं. विच प्रोवाइड रिजिडिटी. सबका काम पता लग गया क्या क्या है? विच प्रोवाइड रिजिडिटी. प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर शो किया, कार्बोहाइड्रेट सेल रिकॉग्निशन किया, लिपिड फ्लूइडिटी प्रदान किया, कोलेस्ट्रॉल क्या किया? रिजिडिटी. कोलेस्ट्रॉल और रिजिडिटी अंडरलाइन कर दीजिएगा. हो गया ना? अगला पॉइंट करिए, हेडिंग करिए, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या है? मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके कार्य क्या है, क्या क्या काम करती है? ये एक तो इधर देखिए, इधर पीछे, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट करती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, डिफ्यूजन में भाग लेती है. ठीक है, तीन इसके इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, डिफ्यूजन क्या चीज होता है? डिफ्यूजन क्या चीज होता है? डिफ्यूजन क्या चीज होता है? कितने लोग बताएंगे? अरे बेटा, इतने लोग में डिफ्यूजन नहीं आता है. हाँ, डिफ्यूजन बेटा, पीछे बेटा, डिफ्यूजन नहीं आ रहा. डिफ्यूजन मतलब विसरण. डिफ्यूजन कोई पदार्थ, हाँ कोई पदार्थ, एकदम सही बता रही हैं, कोई पदार्थ हाई से लो जाए. अगर परफ्यूम की शीशी, याद रखिए, परफ्यूम की शीशी में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और हम यहां खोलते हैं तो वहां तक महक जाती है.
तो क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जब कोई चीज मूव करता है तो क्या होता है, डिफ्यूजन। ठीक है, मान लीजिए यहां क्या है, हाई कंसंट्रेशन है आउटर तरफ, और इनर तरफ क्या है, लो कंसंट्रेशन। अगर कोई चीज हाई टू लो मूव कर रही है तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे वाटर ही क्या कहां मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सुनने में अटपटा लग रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वाटर पूछा गया है, मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब, पानी मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है तब ऑस्मोसिस। आएगा, बताएंगे फिर, रुकिए बस खाली। ये डिफ्यूजन हो गया। दूसरा चीज क्या बताया गया इसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब कोई चीज लो कंसंट्रेशन से कहां जाए, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए। किसकी सहायता से, बाय यूज ऑफ एटीपी। तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या था, डिफ्यूजन था। डिफ्यूजन कैसा होता है, पैसिव होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो पैसिव हो गया, डिफ्यूजन हो गया। और एक चीज ये बताइए, हम यहां बता रहे हैं पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, सही है? हाँ, पानी हमेशा मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाँ बताइए। हाँ, इसका मतलब समझ में आ रहा, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा। हाँ, चलिए हम ये चीज वही पूछेंगे आपसे जब आएगा इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इसी जस्ट बाद चैप्टर आएगा आपका, प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होगा, इम्बाइबिशन। वहां भी है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, याद रखिएगा, हम कहे हैं कि वहां पूछेंगे आज। इसीलिए बात, अगर हाई कंसंट्रेशन पानी कहां मूव कर रहा है, लो कंसंट्रेशन तरफ। इसमें एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, इम्बाइबिशन नहीं है, अरे थप्पड़ भी डीपीडी है, वो भी निकाल दिया गया, चैप्टर गायब हो गया। तो भगवान है। हाँ, तो यहां थोड़े से समझ पाएंगे, जब समझेंगे वहीं पे समझेंगे। ठीक है, समझेंगे वहीं। इसका फंक्शन कल लिखवा देंगे थोड़ा और अच्छा समझा के, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा समझा देंगे। और आज एक वीडियो भी भेज देंगे आपके पास, क्वेश्चन तो देंगे, सेल मेम्ब्रेन का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, हमारा यह, उसमें और डिटेल और अच्छा बताया गया। ठीक है ना, क्वेश्चन लेकिन लगाइए घर पे, आपके पास जो है उस पे लगाइए। आप लोग तो ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं चेहरे का, लगता है एकदम जैसे नया चीज आ गया, कि भूल गए कि पढ़े नहीं है। हाँ, भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, रट जाएगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, घबराइए ना। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, भेजे हैं, आया है। फोटो किसका लगा है डीपी में? डीपी में कौन, किसका फोटो है? पापा है क्या आपके? डीपी में फोटो आपके पापा है क्या? क्या करते हैं पापा? यही, क्या नाम है, क्या चीज पढ़ाते हैं?